ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है इसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होती है और उसके अलावा इसके आउटकम्स क्या है, यानी होगा क्या। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई तो फिर क्या होना है वहाँ पे। ये दो सिचुएशंस के बारे में बहुत ब्रीफली बात करेंगे क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मॉर्फोलॉजी के लिहाज से वो ये कहते हैं कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको अगर ग्रॉस अपीयरेंस में पूछूं तो वो आपको पता है कि ये पैटर्न किस तरह से डेवलप होता है। वहाँ पे डायलिटेशन हुई हुई होती है बहुत ज़्यादा। डायलिटेशन के अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स जो हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में स्पेशली न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेटेड होंगे। फ्लूइड भी होगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी होगा, जिसे हमने ट्रांसडुएट का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। सो अगर मैं देखने में कहूँ ग्रॉसली अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो ग्रॉसली हमें वहाँ पे क्या नजर आता है, एडीमा नजर आता है, उसके अलावा रेडनेस नजर आती है, वही कार्डिनल साइन यानी रेडनेस नजर आती है, स्वेलिंग नजर आती है, वो थोड़ा हीटअप होता है एरिया। उसके अलावा वहाँ पे जो फंक्शन है वो पेशेंट का लॉस हुआ होगा। अगर इन्फ्लेमेशन हाथ वगैरह पे है तो वो वहाँ से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे पेन भी होता है। तो ये उसकी ग्रॉस अपीयरेंस है। सही है। अब जो इन्फ्लेमेशन है उसको डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, बुक में भी बताया हुआ है। इसकी डायग्राम्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं आपको। एक हमारे पास पैटर्न कहलाता है सीरियस इन्फ्लेमेशन, सेकेंड हमारे पास होता है फिब्रीनस इन्फ्लेमेशन, और थर्ड हमारे पास होती है पुरलुएंट इन्फ्लेमेशन। ठीक है। पुरलुएंट से आपने याद रखना है पस कंटेनिंग इन्फ्लेमेशन, ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें पस आ गई हो। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरियस इन्फ्लेमेशन की। तो आप लोग इसको रीड कर लोगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है ये पता है कैसी इन्फ्लेमेशन होती है। ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है जैसे हमारा हाथ नहीं जल जाता और उसमें वो एक पानी नुमा थैली सी बनती है, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। पानी नुमा एक थैली सी बन जाती है और उसके अंदर फ्लूइड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ना इतना ज़्यादा फ्लूइड होता है और ना इतना ज़्यादा सेलुलर कॉन्टेंट होता है, ना ही कोई डेब्रिस हो गई। आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास होती है सीरियस इन्फ्लेमेशन। ठीक है। सो सीरियस इन्फ्लेमेशन ऐसी इन्फ्लेमेशन है जिसके अंदर वो कहता है पुअर फ्लूइड होता है, इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीरियस इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, ना ही न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है। ये होती कहाँ पे है, या ये जो सीरियस इन्फ्लेमेशन के अंदर ये जो फ्लूइड आ रहा है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वो कहता है या तो हमारे पास जो एंडोथीलियम इंजर्ड हुआ है ये उस एंडोथीलियम सेल से प्रोड्यूस होगा, या दूसरी बात ये है कि जो कैविटी को लाइन करती है ना, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, प्लूरल कैविटी हो गई, उन कैविटीज को जो मीजोथीलियल सेल्स लाइन करते हैं ना, ये उन मीजोथीलियल सेल की सिक्रीशन की वजह से सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है। तो सेकेंडली ये वाली सिक्रीशन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, मीजोथीलियल सेल से, उन मीजोथीलियल सेल से जो प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटीज वगैरह को लाइन कर रहे हो। ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, स्किन ब्लिस्टर्स आफ्टर बर्न। ठीक है। स्किन ब्लिस्टर्स आफ्टर बर्न जो अपीयर होते हैं वो सीरियस इन्फ्लेमेशन का केस है। सेकंड वाली इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास इसने कौन सी बताई हुई है, फिब्रीनस इन्फ्लेमेशन। अब ये जो फिब्रीनस इन्फ्लेमेशन है ना, इसमें बस आपने ये याद रखनी है कि जो वेसल है उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हुई होती है, वेस्कुलर लीकेज बहुत ज्यादा होता है, ना सिर्फ लीकेज बल्कि लीकेज के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ से क्या भी लीक आउट होकर चला जाता है, फिब्रिनोजन। ठीक है। और फिब्रिनोजन एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या डिपॉजिट कराना शुरू कर देगा, फिब्रिन डिपॉजिट कराना शुरू कर देगा। इसलिए इसकी जो अपीयरेंस है उसको हम फिब्रिनाइड नेक्रोसिस या फिब्रीनस नेक्रोसिस कहते हैं। ग्रॉसली ये इस तरह से मिलती है और माइक्रोस्कोपिकली जब हमने इसकी स्टेनिंग की तो फिब्रिन की वजह से इयोजिनोफिलिया मिला, क्योंकि इयोजिनोफिल जो डाई है वो बहुत ज्यादा बाइंड करता है फिब्रिन के साथ। सो हमें मैश नेटवर्क लाइक क्या मिलेगा, इयोजिनोफिलिया। ये फिब्रिन की डेपोजिशन है, ये पिंक लाइक हमें क्या मिल रहा है, इयोजिनोफिलिया मिल रहा है। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो हार्ट का पेरिकार्डियल सरफेस है। ठीक है। सो ये हमें क्या मिल रहा है, फिब्रिन डिपॉजिट, और यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, जियोनोफिलिया पिंक कलर का, और ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियल सरफेस है। तो फिब्रीनस इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर लीकेज बहुत ज्यादा होता है, परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फिब्रिनोजन लीक आउट करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, और इसकी वजह से मैश लाइक इयोजिनोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक आता है। वो कहता है ये जो फिब्रिन है इसकी फेट क्या है, इस फिब्रिन को या तो मैक्रोफेजेस आके क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, या फिर फिब्रिनोलाइसिन जो है वो इसका ब्रेक डाउन कर देगा। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं होता तो ये फिब्रिन जो है इसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे फाइब्रोसाइट्स आएंगे, और फाइब्रोसाइट इसको रिप्लेस करके वहां पे क्या कर देंगे, स्कारिंग कर देंगे। अगर ये स्कारिंग बहुत ज्यादा एक्सेसिव हुई तो अल्टीमेटली ये स्कारिंग जो है वो छोटा सा स्कार होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, मे भी इतना बड़ा हो जाए कि वेसल के ल्यूमन को ऑब्लिटरेट कर दे, तो ये भी इसका एक हार्मफुल कंसिक्वेंस हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी बात इन्होंने लिखी हुई है फिब्रीनस नेक्रोसिस में। थर्ड वाली हमारे पास होती है पुरलुएंट नेक्रोसिस या पस कंटेनिंग इन्फ्लेमेशन। पस कंटेनिंग इन्फ्लेमेशन में
क्या होती है कि जो इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, डेड डेब्रिस मिलेगा, डेड सेल्स मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेड वाले मिलेंगे। ये जो पस इन्फ्लेमेशन है ये इस तरह की पस पड़ जाती है और एब्सेसेस वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि एब्सेस क्रिएट होती है। एब्सेस क्या होती है? एब्सेस के अंदर सेंट्रल में नेक्रोसिस होती है, उसके अलावा डेब्रिस और डेड मटीरियल होता है और न्यूट्रोफिल्स ने उसको लाइन किया हुआ होता है। तो डिफरेंट तरह की एब्सेसेस जो है वो बनी हुई होगी। या तो ये एब्सेस कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाती है, अगर नहीं रिजॉल्व होगी तो फिर हमें इसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। और ये उसके लिए उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है और ये उसके हिस्टोलॉजिकल फीचर हैं कि सेंट्रल में नेक्रोसिस होती है, न्यूट्रोफिल लाइन कर रहे होते हैं और ये साइडों पे वेसल्स जो हैं वो कंजेस्टेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। फिर वो कहता है अल्सर्स क्या होते हैं? अल्सर्स जो हैं वो लोकल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ ऑर्गन या टिश्यू के अंदर जो कि इन्फ्लेम नेक्रोटिक टिश्यू की स्लगिंग की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। अक्सर हमारे मुंह में भी वो वाइट कलर के छाले से बन जाते हैं या जीआईटी ट्रैक में बनते हैं। तो इनकी कॉमनेस्ट साइट्स जो हैं वो माउथ का म्यूकोजा है, जीआईटी ट्रैक है या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की क्यूटेनियस या सब क्यूटेनियस स्किन्स वगैरह हैं। इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं लिखी हुई। इसकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई हैं, अभी मैं फिर दिखा देती हूँ। उसके बाद इन्फ्लेमेशन के आउटकम क्या है? इन्फ्लेमेशन का आउटकम ये है कि या तो ये इन्फ्लेमेशन आइडियली ऐसा ही होता है, अगर ये इन्फ्लेमेशन शॉर्ट टर्म हो और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना हो, लिमिटेड हो, तो ये कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। रेजोल्यूशन में क्या होता है कि इंजरियस स्टिमुलस क्लियर हो जाता है, मेडिएटर भी वहाँ से क्लियर कर दिए जाते हैं, वहाँ पे इंजर्ड सेल्स की जगह नए सेल्स आ जाते हैं और नॉर्मल फंक्शन रिगेन हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास वो टिश्यू रीजनरेट नहीं कर सकते तो वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं और वो क्या करा देते हैं? स्कारिंग करा देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है। थर्ड बात ये है कि अगर इंजरियस बहुत ज़्यादा स्टिमुलस था तो ये इन्फ्लेमेशन क्योर नहीं होगी बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने सारी बात की। इसकी डायग्राम्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास अल्सर्स की ग्रॉस अपीयरेंस है और ये ड्यूडेनल अल्सर्स जो है वो इन्होंने शो किया हुआ है। इस बात में वो सारी बात बता रहे हैं कि कोई इंजरी आई थी, इन्फ्लेमेशन हुई, वेस्कुलर चेंज आया, सेलुलर चेंज आया, मेडिएटर रिलीज हुआ और मेडिएटर रिलीज होने के बाद रीजोल्यूशन और हीलिंग किस तरह से होनी है। और अगर रीजोल्यूशन नहीं होगी, स्टिमुलस बहुत ही ज़्यादा इंजरस था, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रॉनिक के बाद रिपेयरिंग कैसे होगी वो भी हम आगे बात करेंगे। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया और बुक की एक लाइन पढ़ाई है, इसमें से हमने कोई चीज़ स्किप नहीं की। ये सारी बातें हमने कॉजेस के बारे में बात की, रिकग्निशन के बारे में बात की थी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वेस्कुलर चेंजेस के बारे में, फिर उसके अलावा ये सेलुलर चेंजेस हैं सारे के सारे। उसके बाद हमने फैगोसाइटोसिस और ये वाली डायग्राम सारी मैंने आपको बता दी थी साथ ही साथ। और न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। मेडिएटर्स को भी हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा और ये सारी डायग्राम्स भी कवर की हुई हैं। सो यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम आपको आने चाहिए। और हमने आउटकम ऑफ इन्फ्लेमेशन को पढ़ लिया है। यहाँ तक आप रीडिंग कर लें, कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले सीरियस इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। सीरियस इन्फ्लेमेशन के बाद ये हमारे पास फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन है जिसमें उन्होंने पेरिकार्डियम की एग्जांपल शो की हुई है। ये फिब्रिन डिपॉजिट हुआ हुआ है हमारे पास बहुत ज़्यादा फिब्रिन मटेरियल, और ये इयोजिनोफीलिया है, फिब्रिन की वजह से मैशवर्क नेटवर्क है और ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। और थर्ड बात जो है ये हमारे पास पर्लुएंट इन्फ्लेमेशन है जिसमें पस पड़ जाती है, ठीक है, पस लाइक कैविटी बनती है।